तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। कौन सा देश 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करेगा? तो इस साल की G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ये करेगा इंग्लैंड। और ये सम्मेलन जब आयोजित किया जाएगा, इसके बाद जो भी महत्वपूर्ण बातें निकल कर आएंगी वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इस समिट का मेन उद्देश्य ये है कि वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना जिस हिसाब से फैल रहा है, हालांकि भारत में भी इसका संक्रमण अब तेजी से बढ़ते जा रहा है, तो यही है कि वैश्विक स्वास्थ्य में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद को खत्म करने को लेकर के इन सभी मुद्दों पर इस समिट में चर्चा की जानी है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को आमंत्रित किया गया है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या भारत भी इसका सदस्य है? तो देखिए, भारत इसका सदस्य नहीं है, इसे केवल अतिथि राष्ट्र के रूप में आमंत्रित किया गया है। अच्छा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मतलब कि 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा G7 का सदस्य नहीं है। तो कुल 7 कंट्रीज हैं G7 के सदस्य। इसे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ट्रिक मेरी बनाई हुई नहीं है, ये मैंने नेट में पढ़ा था, तो मैंने आप लोगों के लिए इसे रख लिया। ट्रिक है, जीजा जी कई बार फ्रांस आए। तो इस तरह इसकी 7 मेंबर कंट्री हैं: जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और अमेरिका। साथ ही मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि 2014 तक रशिया भी इसका हिस्सा हुआ करता था। तब तक ये G8 यानी कि ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज कहलाता था। लेकिन रशिया ने क्या किया था, जो यूक्रेन है, यूक्रेन के क्रीमिया वाले हिस्से पर इसने अधिग्रहण कर लिया था, जिसके बाद से इसे 2014 में इससे बाहर निकाल दिया गया और फिर से ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हो गया। तो ये भी आप याद रखेंगे। और यदि आप मैप में देखेंगे तो 2 कंट्रीज हैं नॉर्थ अमेरिका की, 4 कंट्रीज हैं यूरोप महाद्वीप की और एक तो है एशिया की। अभी मैंने बताया है जीजा जी कई बार फ्रांस गए, तो इसे आप रिलेट करके इन सभी मेंबर कंट्रीज के नाम याद रख सकते हैं: कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस और इधर है जापान। एशिया से केवल जापान इसका मेंबर है। अब इसे होस्ट करने वाला है इंग्लैंड। तो हम जान लेते हैं इंग्लैंड के बारे में। ये जो आप पूरा हिस्सा देख रहे हैं ये है ब्रिटेन का। इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। साथ ही ब्रिटेन और इधर है फ्रांस, इन दोनों के ही बीच में स्थित है डोवर स्ट्रेट। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में ही कोप 26 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन किया जाना है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग हवाई अड्डा बना है? तो ये भी हाल ही में बन गया है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये है क्या स्मार्ट रीडिंग? तो इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आइरिस स्कैनर लगाए गए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस हिसाब से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में लोग एक दूसरे के संपर्क में ना आए, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक ही स्थान पर इकट्ठे खड़े ना हो। इसके लिए AI टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इस कॉन्टेक्टलेस यानी कि संपर्क रहित टेक्नोलॉजी का प्रमोशन किया जा रहा है, जिससे जो यात्री है ये पासपोर्ट कंट्रोल का काम करके जल्द ही फ्री हो सकेंगे। इसके लिए यहाँ की सरकार ने क्या किया है कि आइरिस डेटा को देश के फेशियल रिकग्निशन डेटाबेस के साथ जोड़ दिया है, जिससे कि यहाँ के जो यात्री होंगे अब पहचान पत्र और बोर्डिंग पास की ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ने वाली है, इनका काम जल्द ही हो सकेगा। और ऐसी फैसिलिटी शुरू करने वाला, मतलब कि स्मार्ट रीडिंग फैसिलिटी शुरू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अब यदि हम बात करें दुबई की, तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है UAE का। UAE की कैपिटल है अबू धाबी और इसी का ही एक शहर है जिसका नाम है दुबई। और दुबई में ही अभी हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा झूला ये शुरू किया गया है। इसके अलावा UAE का हिस्सा जो है ये केवल यहाँ तक है। यदि आप देखेंगे तो इसके आगे का, मतलब कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ये जो छोटा सा हिस्सा आप लोगों को दिख रहा है ये है ओमान का। और आप सभी जानते हैं कि हाल ही में इसराइल और UAE के बीच जो ऐतिहासिक दुश्मनी चली आ रही थी ये भी खत्म हुई है। UAE ने अभी हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन भी लॉन्च किया है, इसका नाम है होप। अब इस क्वेश्चन में बात की जा रही है दुनिया के पहले एयरपोर्ट की, तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि फेमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ स्थित है, इटली में। इससे आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो ये जो एयरपोर्ट है ये 5 स्टार रेटिंग वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भारत में ही स्थित है,
100% सौर ऊर्जा से संचालित ये विश्व का पहला एयरपोर्ट है। यदि हम बात करें इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि दिल्ली में स्थित है, भारत में कोविड-19 टेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला एयरपोर्ट ये दिल्ली ही है। और भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री एयरपोर्ट ये भी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि इंडियन करेंसी को एक्सेप्ट करने वाला विश्व का पहला एयरपोर्ट भी बन गया है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसे होस्ट करेगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद, इसका यहाँ आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा ऑल इंडिया बॉक्सिंग इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव, इनके द्वारा की गई है। और ये इसका 22वां संस्करण होगा और ऐसा पहली बार होगा जब उज्बेकिस्तान के द्वारा इसकी मेजबानी की जानी है। आप मैप में देख सकते हैं उज्बेकिस्तान की लोकेशन। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। आसपास की यदि आप लोकेशन देखेंगे तो ये है कैस्पियन सी। यहाँ से आप ये याद रखेंगे कि ये जो उज्बेकिस्तान है इसकी सीमा कैस्पियन सी से नहीं लगती। यदि आप देखेंगे तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों के ही बीच में एक सागर है जिसका नाम है अरल सागर। इसकी लोकेशन एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो ये स्थित है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। इसका 90% पानी सूख भी चुका है। इसके अलावा उज्बेकिस्तान से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है दस्तलिक 2। इसका आयोजन उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को 2021 के लिए कलिंगा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन, जिन्हें कलिंगा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और जो आदि कवि थे सरला दास, इनकी 600वीं जयंती के मौके पर इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो अब यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की, जहाँ के ये राज्यपाल है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। इन्हें भी अभी हाल ही में एक अवार्ड मिला था। इन्हें हाल ही में स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आंध्र प्रदेश में स्थित है अमरावती, जहां भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि बात की जाए तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजीव गांधी नेशनल पार्क और पापी कोंडा नेशनल पार्क, ये सभी स्थित है आंध्र प्रदेश में। कुछ समय पहले ही जो डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार करने वाला दूसरा राज्य ये भी मध्य प्रदेश ही है। और हाल ही में जानवरों के लिए भारत का पहला ये जो एम्बुलेंस सर्विस है, ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य भी बन गया है। इसके अलावा दक्षिण भारत की जो पहली किसान रेल है, ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के बीच चलाई गई थी। और देश का पहला दिशा महिला पुलिस थाना ये भी आंध्र प्रदेश में ही स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश मिलकर फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों मिलकर के इसकी मेजबानी करने वाले हैं। तो इसका जो पहला मैच है ये न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाएगा, जबकि इसका फाइनल मैच ये खेला जाएगा ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। तो अब हम जान लेते हैं न्यूजीलैंड के बारे में। इसकी कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है जेसिका अर्डन और न्यूजीलैंड की कैबिनेट में शामिल होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला ये बन गई हैं प्रियंका राधा कृष्णन। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने हाल ही में म्यांमार के साथ अपने सभी व्यापारिक संबंधों को भी समाप्त कर दिए हैं। तो अब यदि हम बात करें फीफा की, फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1904 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फेनिटो। तो देखिए, महिला विश्व कप मतलब कि फीफा महिला विश्व कप जो कि 2023 में होना है, होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। यदि हम बात करें फीफा मेंस वर्ल्ड कप की, यानी कि पुरुषों का ये जो विश्व कप होगा 2022 में, इसे कौन होस्ट करेगा? कतर। जबकि इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस झील को संरक्षित आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड्स घोषित किया जाएगा? ये घोषित किया नहीं गया है, किया जाना है, जो कि है जम्मू कश्मीर में स्थित पुरमंडल झील, डल झील और वुलर झील, यानी कि उपरोक्त सभी को ही आर्द्र भूमि घोषित किया जाना है। देखिए, जो वुलर झील है
ये भारत में सबसे मीठे पानी की झील है जो कि स्थित है जम्मू कश्मीर में। वेटलैंड्स यानी कि इसे ही आप आर्द्रभूमि कहते हैं। भारत में वेटलैंड्स की संख्या कितनी है? टोटल 42 है। और अभी हाल ही में भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है लद्दाख के सोकार लेक को। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो अब यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो इसके उपराज्यपाल कौन है? ये है मनोज सिन्हा। जबकि लद्दाख के उपराज्यपाल ये हैं राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर में ही स्थित है गुलमर्ग, जहां भारत का पहला इग्लू कैफे स्थापित किया गया है। जो मनोज सिन्हा है, इन्होंने भी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 73 आयुष केंद्रों का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर में पहली बार जो हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, इनके द्वारा मतलब कि इनकी अध्यक्षता में यहाँ पहली बार महिला जन सुनवाई केंद्र इसका भी आयोजन किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में भारत को किस देश से 3 राफेल फाइटर जेट्स का चौथा बैच मिला है? तो राफेल जेट ये भारत किससे खरीद रहा है? फ्रांस से। तो उसने भी हाल ही में चौथा खेप भारत को भेजा है। अच्छा, फ्रांस के द्वारा भारत टोटल कितने राफेल खरीदेगा? टोटल 36, जिसमें कि भारत को 14 मिल भी चुके हैं। और फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है? तो फ्रांस की जो कंपनी है जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन कंपनी, जिसके द्वारा इसे डिज़ाइन किया गया है। और इस विमान में मौजूद मीटियोर मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल, इसके अलावा इसमें जो माइका प्रणाली है ये इसे सुरक्षा की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनाती है। यदि हम बात करें मीटियर की, मीटियर मिसाइल की, तो ये एयर टू एयर वॉर कर सकती है। इसका जो निशाना है मतलब कि रेंज है 150 किलोमीटर तक। यदि हम बात करें स्कैल्प की, तो ये एयर टू सरफेस वॉर कर सकती है। इसकी रेंज है 300 किलोमीटर। इस रेंज तक ये निशाना लगा सकती है। जबकि जो माइका है ये बहुमुखी एयर टू एयर वॉर कर सकती है। इसकी रेंज है 100 किलोमीटर तक। तो अब हम जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की कैपिटल क्या है? तो ये है पेरिस। पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और पेरिस में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? यूनेस्को का। यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। भारत और फ्रांस के बीच 3 एक्सरसाइज होती है। एक है शक्ति, दूसरी है वरुण और तीसरी है गरुण। आसपास की लोकेशन यदि आप देखेंगे तो ये है स्पेन, ये है फ्रांस, ये है स्विट्जरलैंड। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में जो पर्वत है इसका नाम है पेरेनीस पर्वत। जबकि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जो पर्वत है इसका नाम है जूरा पर्वत। यहाँ हम यदि अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो रशिया और भारत के बीच किस मिसाइल को लेकर के डील है? S-400 मिसाइल को लेकर के। भारत और अमेरिका के बीच बोइंग विमान और अपाचे हेलीकॉप्टर, इस पर समझौता किया गया था। इसराइल से भारत ने क्या खरीदा है? बराक 8 मिसाइल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस महापुरुष की जयंती के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? तो हाल ही में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, इनकी जयंती मनाई जानी है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को इनकी 130वीं जयंती मनाई जानी है। और इसी के लिए सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। तो इन्होंने संविधान के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष ये कौन थे? तो देखिए, जब संविधान का निर्माण हो रहा था तब ऐसे में बहुत सारी छोटी और बड़ी कमेटियां बनाई गई थी, जिसमें कि एक थी ड्राफ्ट कमेटी। इसी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। अगले 5 सालों के लिए मतलब कि 2021 से 26 के लिए नया महंगाई लक्ष्य ये क्या रखा गया है? मुद्रास्फीति जिसे आप कहते हैं, तो ये रखा गया है 4%। और जो बीता 5 साल था मतलब कि 2016 से लेकर के 21 के लिए भी ये जो महंगाई लक्ष्य है ये भी 4% रखा गया था। 4% तो है लेकिन ये +-2 हो सकता है। +-2 कहने का मतलब है ये तो 4% रखा गया है, +2 भी हो सकता है और -2 भी, मतलब कि 2 से 6%, इसी के बीच में ये महंगाई रहेगी। अच्छा, भारत में कितनी महंगाई होनी है इसका निर्धारण कौन करता है? मतलब कि मुद्रास्फीति की हम बात कर रहे हैं, ये कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है एमपीसी। एमपीसी क्या है? तो ये है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हालांकि ये आरबीआई के अंतर्गत ही कार्य करती है। यही निर्धारित करती है
कि भारत में रेपो रेट क्या होनी है और महंगाई पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है, इन सभी पर निगरानी रखता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अच्छा, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी उर्जित पटेल, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। इनकी सिफारिश पर 2016 में ये कमेटी बनाई गई थी, जिसमें कि 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य, 3 तो होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये जो समिति होती है, इस कमेटी का कार्य ही यही है कि ये निर्धारित करना कि महंगाई कितनी प्रतिशत रखी जाए। अब महंगाई का निर्धारण कैसे होता है, मतलब कि ये महंगाई को कैसे कंट्रोल कर सकती है, क्या इनके हाथ में है? तो यदि आप लोगों ने मांग आपूर्ति का नियम पढ़ा होगा, जैसे कि जो बैंकों का बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये पैसा किसे देती है? जो कॉमर्शियल बैंक है, जिसमें हम पैसे जमा करते हैं, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, यहाँ हम पैसे जमा करते हैं। तो आरबीआई के द्वारा इन कॉमर्शियल बैंकों को क्या दिया जाता है? पैसा दिया जाता है। और ये बैंक क्या करते हैं? ये हमें लोन देते हैं। लोन देते हैं, तो इन बैंकों से हम लोन लेते हैं, मतलब कि ये ब्याज दर कम कर देंगे, और ऐसे भी कई लुभावने ऑफर देते हैं कि व्यक्ति आगे आता है लोन लेने के लिए और ये बैंक से लोन निकलवा भी लेता है। तो ऐसे में जब व्यक्ति के पास पैसा होगा तो खर्च भी करेगा, तब ये बाजार में जाएगा और ये जो चाहे खरीद सकता है, क्योंकि अब इसके पास पैसा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब सबके पास पैसा आ जाता है तो बाजार में क्या होता है? मांग ज़्यादा होती है और आपूर्ति कम होने लगती है। मांग आपूर्ति का नियम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जब मांग ज़्यादा होगी और आपूर्ति कम होगी, तो ऐसे में क्या होगा? मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई जो है बढ़ेगी। और इसका यदि हम रिवर्स चले, जब आपूर्ति ज़्यादा हो जाए बाजार में और मांग कम हो जाए, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये मंदी की सिचुएशन कहलाती है। तो इसी तरह से महंगाई को कंट्रोल करने का कार्य जो है ये करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इसी के द्वारा अगले 5 साल के लिए फिर से ये जो महंगाई का लक्ष्य है ये रखा गया है 4%। यहाँ लिखा भी हुआ है, जिसके दोनों ओर 2% मार्जिन है, मतलब कि वही ±2, कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6 हो सकता है। ये है 4% महंगाई। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किए गए शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले, इन्हें इनकी रचना सनातन के लिए इस साल का ये सम्मान प्राप्त होगा। ये जो अवार्ड है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 से प्रदान किया जा रहा है। इसके पहले विजेता कौन थे? तो ये थे हरिवंश राय बच्चन जी। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें, तो सरस्वती सम्मान 2020 से तो शरण कुमार लिम्बाले सम्मानित किए जाएंगे। लास्ट ईयर का ये जो सम्मान रहा, इससे सम्मानित किए गए थे वासुदेव मोहे, इनकी रचना चेक बुक के लिए। अभी हाल ही में 2020 का व्यास सम्मान, इसकी भी घोषणा की गई है, जिसके विजेता हैं शरद पगारे। इनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्य के लिए। जबकि 2019 के व्यास सम्मान से सम्मानित की गई थी नासिरा शर्मा कागज की नाव के लिए। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर पंजाब था। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन पंजीकृत ये किस देश ने किया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।